गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो कल हमने क्या देखा कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या ही देती है या फॉर्मूला कि क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल रहता है 0 to 10, तो 0 to 10 ये पूरा फ्रीक्वेंसी 5 + 25 + 27 सब के एडिशन की तो हमें टोटल फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। और उस टोटल फ्रीक्वेंसी से अगर ये 5 को डिवाइड किया, मतलब 5 अपॉन ये टोटल फ्रीक्वेंसी सपोज 100 है, तो 5 अपॉन 100 तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। बाद में हमने चॉइस ऑफ क्लासेस कैसे चॉइस करते या कैसे बनाते ये देखा कि क्लासेस ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, उनकी विड्थ हर एक क्लास में सेम होनी चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए क्लासेस। मोस्टली अगर टोटल फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी इतने वो नंबर ऑफ क्लासेस आने चाहिए। मतलब सपोज ये सब फ्रीक्वेंसी अगर ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या एन दैट इज़ टोटल 100 है ये फ्रीक्वेंसी, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, तो इसका मतलब हाँ हमें यहाँ पे क्लासेस एटलीस्ट 10 बनाने होंगे। 0 to 10, 10 to 20, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, ऐसे हमें क्या करने हैं क्लासेस बनाने होंगे। तो जनरली ऐसे मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट जितना आता है उतने नंबर ऑफ क्लासेस रहते हैं। ओके, सो आज हम क्या देखेंगे, ग्राफ्स। ओके, सो हम जो डाटा रहता है वो डाटा को हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन करके। तो उस रिज़ल्ट को या कुछ भी डाटा हमें पता है या उस डाटा को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब पिक्टोरियल के फॉर्म में, मतलब ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हियर वी डिस्कस द वेरियस ग्राफ्स एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, अदरवाइज डायग्राम्स आर यूज्ड। अब ये ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स यूज करते हैं या तो डायग्राम यूज करते हैं। अब फर्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलरली यूज ग्राफ्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हिस्टोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है पॉपुलरली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज होता है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ एडजेसेंट rectangles erected on x-axis with class interval as a base. Hence, width of a rectangle is equal to class width. Height of a rectangle is taken as proportional to class frequency. अब हम जब width लेते हैं तो इसका rectangle shape रहता है, एक्स एक्सिस पे है कैसे रहते हैं रेक्टेंगल्स रहते हैं। तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल इज टेकन एज प्रोपोर्शनल टू क्लास फ्रीक्वेंसी। हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है उस पर हम क्या करते हैं, उस रेक्टेंगल की हाइट डिसाइड करते हैं। In the case of inclusive method of classification, extended class interval is used as a base, where extended class interval is an interval designed by class boundaries. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव मेथड में हम एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल यूज करते हैं। हम एग्जांपल से हमें पता चलेगा। हिस्टोग्राम, ये ऐसे हिस्टोग्राम रहता है, मतलब ऐसे रेक्टेंगल शेप रहता है और यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस रहते हैं। मतलब जो एक्सक्लूसिव मेथड रहती है उस एक्सक्लूसिव मेथड में जैसे क्लासेस बनाते हैं हम ऐसे क्लासेस रहते हैं, तो ये कंटिन्यू ग्राफ आ जाता है। तो ये हिस्टोग्राम ग्राफ हो गया। अब नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। इफ द पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स आर ज्वाइंड बाय स्मूथ कर्व, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रहता है उसके अगर हम क्या करते हैं, अगर सेंटर का पॉइंट अगर ज्वाइन करते वह स्मूथ कर्व, तो उसको हम क्या कहते हैं, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। इफ द पॉइंट्स फ्रीक्वेंसी आर ज्वाइंड बाय स्मूथ कर्व इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स वी गेट अ क्लोज फिगर कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी कर्व। हम क्या करते हैं कि स्मूथ कर्व से वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। वाइल ड्राइंग फ्रीक्वेंसी कर्व वी शुड टेक केयर दैट द एरिया अंडर द कर्व इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, जब हम फ्रीक्वेंसी कर्व निकालते हैं तो उसके अंडर जो एरिया रहता है, मतलब ये जो एरिया रहता है तो वो एरिया इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एरिया जितना रहता है उतना ही रहता है। अब यहाँ पे दिया है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, अब यहाँ पे दिया है 100 to 300, 300 to 500। अब ये कंटिन्यूस मतलब ये एक्सक्लूसिव क्लासेस हो गए।
तो 500, तो यहाँ पे हमने क्लासेस लिए 0 to 100, लास्ट कहाँ है 1300 तक है, ये 1300 तक ये क्या है लास्ट है, तो हमने यहाँ पे क्लासेस बनाए। तो यहाँ पे 0 to 300, 300 to 500 ऐसे क्लासेस दिए है, तो उसको हम 6, 16, 24, अब लोएस्ट स्कोर क्या है लिमिट 4 है और हाईएस्ट स्कोर क्या है 24। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने सपोज 200, 400, 200 का गैप रखा, 600, 800, 1000, 1200, 1400 ऐसे लिया। यहाँ पे हमने सपोज 4 का गैप लिया, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब पहले क्या दिया है 100 to 300 में क्या है हमारा रिजल्ट 6, 100 to 300, तो 100 to 300 मतलब सेंटर में क्या आया 200, तो 200 का क्या होगा 6, 100 to 300, अब ये 100 का और ये 300 का और ये उसके लिए 6 मतलब यहाँ पे ये हो गया। बाद में 300 to 500, 300 to 500, 300 to 500 उसके लिए क्या है 16, 500 to 700, 500 to 700 उसके लिए क्या है 24, तो ये 24 आएगा। फिर आगे दिया है 20, ऐसे आता है। अब इसका जो सेंटर पॉइंट रहता है उसको हम क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, मतलब ऐसे, तो ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो सेंटर हिस्टोग्राम की जो सेंटर, और यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जो सेंटर की वैल्यू को हम क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और cumulative frequency distribution is represented by cumulative frequency curve. There are two types of cumulative frequency. Hence, there are two types of cumulative frequency curve. For less than type cumulative frequency curve, upper boundaries of classes are taken on x-axis and less than cumulative frequencies on y-axis. A preceding class before the first class is also taken into consideration for drawing this curve. Cumulative frequency of this class is taken to be 0. Similarly, to draw more than type of cumulative frequency curve, lower boundaries are taken on x-axis and more than cumulative frequencies on y-axis. ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में दो टाइप्स के रहते हैं, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दिस टाइप ऑफ कर्व इज यूजफुल टू फाइंडिंग द मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मेथड यूजफुल रहती है। अब यहाँ पे ये 200, 400 ये क्या हो गया ये फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन, यहाँ पे एग्जांपल दिया है ड्रॉ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लेस देन एंड मोर देन ये कहेंगे। अब यहाँ पे दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, 5, 12, 43, 32 and 8 ऐसे दिया है। अब यहाँ पे हमें लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब लेस देन के लिए हम क्या कहेंगे अपर लिमिट टू ड्रॉ लेस देन टाइप बिकॉज वी फाइंड आउट द रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री सेम है, मतलब 10, 10, 20, 20, 30, 40। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब 0 to 10, सपोज हमने पहला क्लास लिया 0, उसका अगर 0 अपर लिमिट कंसीडर किया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। अब 0 अपर लिमिट 10 लिया तो 10 ये अपर लिमिट हो गया, तो उससे कम मतलब लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब 10 या अपर लिमिट है, तो उससे कम कितने बच्चे हैं या कितने स्टूडेंट्स है तो 5, तो यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ पे इस क्लास का अपर लिमिट है 20,
तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 20 के नीचे कितने स्टूडेंट्स है, तो ये 12 भी और ये 5 भी, मतलब ये क्या हो गए, टोटल 17 हो गए। तो ये लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई, जिसके लिए हम अपर लिमिट देखते हैं। अब 20 to 30 में अपर लिमिट 30 और ये 17 + 43 16, अपर लिमिट 40 तो ये 92 और अपर लिमिट 40 to 50 इसके लिए 50 है, तो ये टोटल हो गया 100। अब ये हो गया अपर लिमिट एंड उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्या होगी, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आएगा अपर लिमिट और यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे नीचे आएगा अपर लिमिट और यहाँ पे जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की वो आएगी। अब अपर लिमिट के लिए क्या आया है, 0 10 20 30 40 50, तो यहाँ पे लिया हमने 0 10 20 30 40 50 और यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 तक ली, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट नंबर है वो 100 है, इसलिए 100 तक ली। तो यहाँ पे हमने जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट थे वो ग्राफ पे प्लॉट किए, जैसे कि 0 के लिए 0, 10 के लिए 5, 10 अपर लिमिट है तो उसके लिए 5, ये 10 है उसके लिए ये 5 आया, 20 के लिए यहाँ पे 20 के लिए क्या है 17, तो यहाँ पे 20 और 10 एंड 20 के बीच जो 17 है तो ये आया। तो ऐसे पॉइंट हमने क्या किया, लोकेट किया और वो ऐसे कर्व शेप में क्या किए, ज्वाइन किए, तो उसको क्या कहेंगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मोर देन के लिए वैसे ही हमने काउंट करने पर फिर हमें क्या करना है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है और फिर उसका क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे कि 0 के लिए 100, 0 के लिए यहाँ पे 100, 10 के लिए 95, तो यहाँ पे 10 लोअर लिमिट है उसके लिए 95 यहाँ पे, ऐसे पॉइंट लोकेट किए और उसके लिए ऐसे कर्व शेप निकाला, तो ये क्या हो गई, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये हो गया। अब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है ग्राफ के। एडवांटेजेस क्या है, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन कंडेंस्ड फॉर्म, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन ये ग्राफिकली हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा है या नहीं है, मतलब हम पिक्टोरिकली जल्दी हम समझ सकते हैं कि हमारा एक्चुअली रिजल्ट क्या है या डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन मोर इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव मैनर एज कम्पेयर टू टेबल्स, टेबल से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली और इफेक्टिवली हमें वो प्रेजेंट होता है सब डाटा। ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर अ लेमन, यह समझने के लिए आसान है। क्रिएट इफेक्ट विच लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, फैसिलिटेट द कंपैरिजन, हेल्प इन रिवीलिंग पैटर्न। ओके, अब लिमिटेशंस, उसके डिसएडवांटेज भी है। यूजिंग ग्राफ्स वी फाइंड द वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली व्हाइल टेबल्स गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब ग्राफिकली हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन टेबल से हम एक्चुअली जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ्स गिव्स ओनली जनरल आइडिया अबाउट द फेनोमेनन विच इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स के लिए हमें जनरल आइडिया मिल जाती है लेकिन वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब जो आइडिया हमें मिल जाती है कि हमारा रिसर्च अच्छा है बुरा है, बस इतना हम कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना है ये एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, तो ये सफिशिएंट नहीं है फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। तो ये क्या हो गए, उसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं ये देखेंगे हम, और फिर उसके रिलेटेड हम सब एग्जांपल्स भी देखेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है या कोई एग्जांपल है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।